नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम यूओयू बीए थर्ड सेमेस्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सब्जेक्ट का नाम है लोक वित्त के मूल तत्व और सब्जेक्ट का कोड है BAECN 201। पर आप लोगों का भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके लिए पूरी बुक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं विद आंसर्स, जो कि एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपके और कोई साथी हों तो उनको भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लोक वित्त का अर्थ, परिभाषा और महत्व पर विस्तार से चर्चा करें। तो इसका आंसर आप देखते हैं। लोक वित्त का अर्थ पहले देखते हैं। लोक वित्त सरकारी आय और व्यय का अध्ययन है। यह अध्ययन करता है कि सरकार अपने संसाधनों को कैसे प्राप्त करती है और उनका प्रबंधन करती है। लोक वित्त का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं, जो कि कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई हैं। तो लुड्स के अनुसार जो है लोक वित्त की परिभाषा देखते हैं। लोक वित्त उन संसाधनों का अध्ययन है जो सार्वजनिक कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। और दूसरी परिभाषा देखते हैं कालेन प्लेहन की। लोक वित्त वह विज्ञान है जो राज्य के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों को प्राप्त करने और उनका उपयोग करने का अध्ययन करता है। अब तीसरी डेफिनेशन देखते हैं मस्ग्रेव की। सरकारी आय और व्यय प्रक्रियाओं का अध्ययन लोक वित्त है। तो इस तरीके से हमने लोक वित्त का अर्थ और लोक वित्त की परिभाषाएं देख ली। अब जो है इसका महत्व देखते हैं। तो इसका महत्व जो है वो है आर्थिक विकास। लोक वित्त आर्थिक संसाधनों को उचित तरीके से वितरित करता है। दूसरा है मुद्रास्फीति और मंदी का नियंत्रण। सरकारी व्यय और कराधान के माध्यम से आर्थिक स्थिरता लाई जाती है। और तीसरा है सामाजिक न्याय। धन के समान वितरण और गरीबों को सहायता प्रदान करता है। चौथा है रोजगार सृजन। सार्वजनिक निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। और पांचवा है सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा। सेना और रक्षा क्षेत्र में निवेश के माध्यम से सुरक्षा निश्चित करना। तो इस तरीके से हमने जो है लोक वित्त का महत्व और परिभाषाएं और इसका अर्थ देखा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है राज्य की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारणों की व्याख्या करें। तो देखते हैं, राज्य की आर्थिक गतिविधियां समय के साथ बदल रही है। वर्तमान में राज्य का दायरा केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के सभी क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। इसके अब कारण देखते हैं। पहला कारण है आर्थिक विकास में भागीदारी। विकासशील देशों में पूंजी और संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए। दूसरा है सामाजिक कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के लिए। तीसरा है गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन, रोजगार सृजन और योजनाओं के माध्यम से। चौथा है आधारभूत संरचना का विकास, सड़क, बिजली और सिंचाई परियोजनाओं में निवेश, आर्थिक असमानता का उन्मूलन, कराधान और पुनर्वितरण नीतियों के माध्यम से। और छठा है राष्ट्रीय सुरक्षा, बाहरी और आंतरिक खतरों से निपटने के लिए। सातवां है वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा और सहयोग। तो एक लाइन में अगर हम देखें तो राज्य की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि सामाजिक समानता और स्थिरता सुनिश्चित करना भी है। तो इस तरीके से हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि आर्थिक विकास जो है उसमें सरकार की क्या भूमिका होती है उसका वर्णन करना है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है। इसमें सरकार की भूमिका प्रमुख होती है। सरकार अपनी नीति और योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। तो सरकार की इसमें क्या भूमिका होती है, अब ये देखते हैं। आधारभूत संरचना का विकास। सड़क, बिजली, सिंचाई, परिवहन और जलापूर्ति जैसे क्षेत्रों में निवेश करके सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। कृषि क्षेत्र में सुधार। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार उन्नत बीज, सिंचाई योजना और फसल बीमा जैसी योजनाएं लागू करती है।
औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र में निवेश और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के माध्यम से सरकार रोजगार और उत्पादन को बढ़ावा देती है। सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से सरकार समाज के हर वर्ग का विकास सुनिश्चित करती है। नियोजन और नियंत्रण, पंचवर्षीय योजनाओं और अन्य योजनाओं के माध्यम से सरकार संसाधनों का सही उपयोग करती है। आर्थिक स्थिरता, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए सरकार वित्तीय और मौद्रिक नीतियां लागू करती है। मानव संसाधन, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करके सरकार कुशल मानव संसाधन तैयार करती है। विदेशी निवेश, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और आयात निर्यात को संतुलित रखने के लिए सरकार नीतियां बनाती है। आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका न केवल आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने तक सीमित है, बल्कि यह समाज में समानता, स्थिरता और कल्याण लाने में भी सहायक है। यानी कि आर्थिक विकास में जो है सरकार की भूमिका कुछ इस तरीके से होती है जो कि यहाँ पे दी गई है। तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, लोक वित्त और निजी वित्त में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि लोक वित्त क्या होता है और निजी वित्त क्या होता है। तो देखते हैं, लोक वित्त और निजी वित्त में मुख्य अंतर उद्देश्य और संचालन के तरीकों में है। लोक वित्त का उद्देश्य समाज के कल्याण को सुनिश्चित करता है, जबकि निजी वित्त व्यक्तिगत लाभ पर केंद्रित होता है। यानी कि लोक वित्त जो है वो समाज के कल्याण के लिए होता है, यानी कि समाज के लिए होता है एक, और जो निजी वित्त होता है वो होता है पर्सनल, किसी के व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए। तो इसमें कुछ अंतर अब देखते हैं। यहाँ पे कुछ पैरामीटर दिए गए हैं और उसके आगे लोक वित्त और निजी वित्त में डिफरेंस बताया गया है। तो पैरामीटर देखते हैं पहले। उद्देश्य, लोक वित्त का उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक कल्याण, और निजी वित्त का जो होता है व्यक्तिगत लाभ। आय का स्रोत, लोक वित्त में आय का स्रोत होता है कर, शुल्क और ऋण, और निजी वित्त में जो आय का स्रोत होता है वो होता है वेतन, व्यवसाय और बचत। व्यय का उद्देश्य, लोक वित्त में व्यय का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाएं, कल्याण योजनाएं, और निजी वित्त में जो है व्यय का उद्देश्य जो होता है वो होता है निजी आवश्यकताएं। और प्रबंधन, लोक वित्त में जो प्रबंधन होता है बजट और नीतियां लाई जाती हैं, और निजी वित्त में जो है व्यक्तिगत या पारिवारिक बजट होता है। क्षेत्र जो है लोक वित्त का वो होता है समाज और देश के सभी लोग। निजी वित्त जो होता है उसका क्षेत्र एक व्यक्ति या केवल एक परिवार होता है। विशेषताएं देखते हैं। सार्वजनिक प्रकृति, लोक वित्त का उद्देश्य सामूहिक लाभ सुनिश्चित करना है। लाभ का वितरण, लोक वित्त में लाभ समाज के सभी वर्गों को प्राप्त होता है, जबकि निजी वित्त व्यक्तिगत लाभ पर केंद्रित है। जोखिम, लोक वित्त में सरकार के पास राजस्व जुटाने के कई साधन होते हैं, जबकि निजी वित्त में सीमित साधन होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोक वित्त और निजी वित्त क्या होता है। तो इसके कुछ अंतर यहाँ पे दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति क्या है, इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित एक आर्थिक नीति है जो मुद्रा और साख की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। तो मौद्रिक नीति जो है एक सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित एक आर्थिक नीति है जो मुद्रा और साख की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अब देखते हैं मौद्रिक नीति के कुछ प्रकार। संवर्धक मौद्रिक नीति और जो है संकीर्ण मौद्रिक नीति। तो संवर्धक मौद्रिक नीति वो होती है, यह नीति तब लागू की जाती है जब आर्थिक विकास धीमा हो जाता है, रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता होती है। और संकीर्ण मौद्रिक नीति जो है वो होती है, इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रा की आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। अब देखते हैं मौद्रिक नीति की भूमिका। तो इसकी जो भूमिका होती है वो होती है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। यानी कि मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। आर्थिक विकास में भी इसकी भूमिका होती है। निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराती है। और रोजगार सृजन,
उद्योग और कृषि क्षेत्रों में ऋण की आपूर्ति बढ़ाकर रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है। विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए विनिमय दरों का प्रबंध करती है। आर्थिक अस्थिरता का समाधान, आर्थिक मंदी और सुस्ती के समय साख आपूर्ति बढ़ाकर गतिविधियों को पुनः सक्रिय करती है। अगर एक लाइन में हम इसे देखें तो मौद्रिक नीति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत बनाए रखने का मुख्य उपकरण है। यह न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि समाज में संतुलन और समृद्धि लाने में भी सहायक है। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। इसके और पार्ट देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक देख सकते हैं, वहाँ से जाके आप उन वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।